नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। डायबिटीज़ के हवाले से बात करनी है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का तीसरा मुल्क है जिसमें, यानी दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरा इस हवाले से कि तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद जो हैं वो डायबिटीज़ का शिकार हैं। डायबिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने सामने ऐसे लोगों को देखा है जो कि बाकायदा डिक्लेयर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, लेकिन एहतियात नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं होती। और उसकी वजह यह है कि शायद उन कॉन्सिक्वेंसेस से वो उस तरह आगाह नहीं होते, शायद हम उनको आगाह उस तरह करते नहीं हैं, या डॉक्टर उनको इस तरह कॉन्सिक्वेंसेस से या नताइज से आगाह नहीं करता कि ये बुनियादी तौर पे सारा मैकेनिज़्म क्या है। मुमकिन है कि वो मैकेनिज़्म जो कुछ शुगर जो है वो अंदर जाके कर रही है, या जिस तरह उनको डेटोरिएट कर रही है, जिस तरह उनके सेल्स को, और वो पूरा जो सिस्टम ख़राब कर रही है, शायद उस चीज़ से आगाह हों तो फिर एहतियात कर भी लें। तो डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब, उन्होंने डायबिटीज़ पे तकरीबन 15 से 16 साल हो गए उनको इस पर रिसर्च करते हुए। आज हमारे मेहमान हैं, उनसे कुछ सवालात पूछते हैं इसी हवाले से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने टाइम निकाला। अच्छा, जब मैं ये देखता हूँ डाटा वगैरह, इसमें कभी हो सकता है आपकी नज़र में ये गुजरा हो कि KPK जो है उसमें बहुत कम है। अब उसकी वजह ये हो सकती है कि कोई शुगर इंटेक शायद वैसे उनकी कम हो, या अदरवाइज़ मुमकिन है कि उनके यहाँ फिजिकल एक्टिविटी या वो चीज़ ज़्यादा हो, मतलब कोई ऐसा, क्योंकि जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा है। 13% जो है वो KPK में डायबिटीज़ है, बाकी तमाम सूबों में जो है वो 30% है। इसकी कोई आपके सामने आया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें मेरे ख्याल में, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि जो फिज़िकल एक्सर्शन है उनकी, फिज़िकल एक्टिविटी है, वो ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना एक माउंटेनियस बेल्ट में आ जाता है। KP में, उससे आगे अगर आप चले जाएं, KP से आगे तो गिलगित बल्तिस्तान में और ज़्यादा कम जी, उसमें और ज़्यादा कम है, और एवरेज एज भी जो उन लोगों की वो हमसे बहुत ज़्यादा है। तो डायबिटीज़ के हवाले से ये बताइए कि हमारे यहाँ जो अमूमी तौर पे ये वाला रवैया है कि आपको मालूम है, डॉक्टर ने बता दिया है, अब आप डिक्लेयर्ड हैं यानी इस हवाले से कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन आपके सामने हलवा आया है, कोई भी चीज़ आई है तो वो खा लिया। और उसके बाद एक हमारे यहाँ ये भी राय पाई जाती है कि कोई बात नहीं, ऊपर से दवाई खा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में बताइए कि ये इस मिथ को या इसको कैसे ठीक किया जाए। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। चूँकि बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है ना, वो अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए खाती है, ठीक है, और ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो असल वजह तो ये है उसकी। और दूसरा जो है, आपने कहा कि मेडिकेशन लेके ये समझते हैं जी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो चीज़ आप ले रहे हैं, मतलब ओवर ईटिंग में ख़ासकर, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अब डायबिटीज़ के मैकेनिज़्म को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसमें यह है कि जो ही आप यानी एक नवाला भी मुंह में लेते हैं तो राइट फ्रॉम आवर ओरल कैविटी, हमारे माउथ से जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रेक डाउन का शुरू हो जाता है। ठीक है। साइमल्टेनियसली आपका जो पेनक्रियाज है, चूँकि उसका एक अलाइड जो कंपोनेंट है वो इंसुलिन, वो पेनक्रियाज से रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जितने कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिस्म में जा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन से इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका ब्लड आपकी फूड को स्टमक से लेके ग्लूकोज की फॉर्म में, तो वो अपना सफ़र शुरू कर देता है तमाम बॉडी सेल्स की तरफ। उसके साथ साथ जो इंसुलिन ट्रेवल कर रही होती है। अब क्या होता है कि जब एक्सेसिव इंसुलिन, एक्सेसिव कार्ब्स, मतलब जो ना मुसलसल हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट करते रहते हैं, तो हमारे सेल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनसेंसिटिव होना शुरू हो जाते हैं उनकी तरफ। उससे क्या होता है कि अब चूँकि इंसुलिन के बगैर सेल्स किसी भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को अपने अंदर ऑब्जॉर्व नहीं करते। वो ऑब्जॉर्व होगा, दूसरा कंपोनेंट ऑक्सीजन होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में जो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोबारा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पौधों में बना था। जी बिल्कुल ठीक। यानी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से आपकी खुराक बनी है, उसी में जाके वो रिवर्स हो जाती है। प्लस जो एनर्जी उसने वहाँ से किसी सनलाइट के काम वो आपको दे देती है, जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए काम आती है। सेल के अंदर जो ATP जिसको, जी ठीक है। तो अब जो है ना, मतलब ओवर ईटिंग की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो इनसेंसिटिविटी आती है, उससे ये होता है कि अब इंसुलिन तो बन रही है आपके उस सारे सिस्टम में, सर्कुलेशन में आ रही है, लेकिन आपके ब्लड सेल्स और आपके मसल सेल्स जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, सेंस नहीं कर रहे, जिस वजह से क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है जब वो सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं है कि वो खून के अंदर ही सर्कुलेट करता रहे। उस कैफियत को फिर हम ये कहते हैं कि जब वो नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है,
यानी नॉर्मल रेंज जो है वो 80 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है। तो अगर इससे कम होगी 80 से तो शुगर लो हो जाएगी आपकी, अगर आपकी 125 से ऊपर जाती है तो वो हायर साइड पे चली जाएगी। तो अब इसके दरमियान है तो अब नॉर्मल है। ठीक है। अगर आप इसकी शुगर आप ऊपर चली जाती है तो आप डायबिटिक, प्री डायबिटिक हो जाएंगे। और अगर 200 से एक्सीड कर जाती है तो उसके बाद आप डायबिटीज़ में आ जाते हैं। तो अब उसमें यह है कि हमें जब भी ये अव्वल तो ये कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सिचुएशन आए ही ना। ये सिचुएशन किस तरह ना आए, ये इसमें एक वॉक मुसलसल जी। जो है, यानी रोज़ाना जो जी। वॉक है वो ज़रूरी पहले डाइट है, ठीक है, उसके बाद वॉक है या डाइट भी exertion। कंट्रोल, फिर वॉक भी है, जी, फिजिकल जी। एक्सरसाइज भी है। जी जी फिजिकल अच्छा, इसमें डाइट में मैं थोड़ी सी ये क्लैरिटी चाहूँगा कि अब ये जो आता है कि रोटी है तो वो भी कार्ब्स है, चावल भी हैं, वो क्या इनकी इनटेक जो है इस पे भी कुछ कमी करनी चाहिए, या बेसिकली जब हम कहते हैं कि इस पे इसको मैनेज करना है तो वो मुकम्मल तौर पे जो मिठाइयाँ आती हैं, इस तरह का जो शुगर जी, जी। चीज़ या शुगरी, उन पे कंट्रोल करना? जी, ये हमारे यहाँ एक आम मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि सिर्फ मीठा खाने से जो है ना आपकी शुगर बढ़ती है। अब जो रोटी है या चावल हैं तो उसके अंदर भी ग्लूकोज की एक बड़ी मिकदार होती है। मतलब कि जो स्टैंडर्ड एक चपाती है या आपकी एक चावल की प्लेट है तो उसके अंदर 8 से 10 चम्मच एटलीस्ट जो ग्लूकोज है उसके बराबर अमाउंट होती है। अब चाय में ले रहे हैं या किसी मीठे में ले रहे हैं तो वो तो 1 से 2 चम्मच हम लेते हैं। ठीक है। तो ये मिसकंसेप्शन है कि हमने मीठा छोड़ दिया है लेकिन हम चावल रोटी ये नहीं छोड़ रहे। तो उसको जो है ना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसको हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं कि उसके अंदर ग्लूकोज इतना ज़्यादा है जिस चीज़ को हम ले रहे हैं। तो उसका फिर ये है कि फाइबर क्या लेंगे, मतलब अब जनरली हमारा ट्रेडिशनली तो हमेशा से यही होता है कि जी, सुबह जी। दोपहर शाम रोटी ही होती है, और मतलब जी, जी। यानी हम जो टोटल मैसेज की जी, बात जी। करें तो उनके अल्टरनेट फाइबर या कोई और चीज़ ऐसी क्या हो सकती है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास हैं। मतलब ग्रेन्स में अगर देखें तो गंदम के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हैं आपके पास, जई है, इसके अलावा किनवा है, ज्वार है, मतलब एक लंबी लिस्ट है जिसमें आपके पास जो है ना ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हम अगर उसको यानी गंदम को ड्रॉप करते हैं तो आप जौ पे आ जाए। मल्टीग्रेन्स भी हो सकता है, जी मल्टीग्रेन भी कम हो से कम सकता उसमें है। लो तो हो जाती है, चाहे उसमें गंदम है भी। ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हद तक उससे लो हो जाता है। ठीक है। तो उसमें यह है कि जब आप ये नहीं करते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो डाइट है वो लेना शुरू करते हैं, प्लस ये कि प्रोटीन्स, जितने भी प्रोटीन्स के सोर्स हैं जिसमें ये आपके सीरियल्स आ गए, दालें हैं, लोबिया है, चने हैं, इसके अलावा मीट की जितनी भी फार्म्स हैं, चिकन से लेके फ़िश, मटन, बीफ, ये सारे के सारे जो प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है, इन चीज़ों से के लेने से आपकी शुगर नहीं बढ़ती। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो डाइट में है, यानी जो हमने अभी लिस्ट ली है, उससे भी ज़्यादा जो है वो है जंक फूड्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा यानी एक इंटेंसिव किस्म की जो है ना आपकी जो शुगर है वो मौजूद होती है, और वो बड़ी तेज़ी के साथ आपके जो इंटरनल यानी ऑर्गन सिस्टम है उसको डैमेज करते हैं। उसमें जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था जी कि एंटीऑक्सीडेंट, वो बेसिकली इस तरह होता है कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में हम देखते हैं कि आयरन है, लोहे से बनी हुई कोई चीज़ भी है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस पर रस्टिंग होना शुरू हो जाती है। जहाँ पे वो नमी होगी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो इतनी मजबूत चीज़ जो है लोहा, वो कुछ अर्से के बाद आप देखते हैं कि जंग होने के बाद वो किरची किरची हो जाता है। सेम हैपन्स विद आवर बॉडी। हमारे ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपके ऑर्गन सिस्टम पे जाके अटैक करते हैं। दे काज ए सॉर्ट ऑफ रस्टिंग ओवर ऑर्गन सिस्टम। उससे क्या होता है कि वो ऑर्गन सिस्टम आपका आस्ता आस्ता अपना फंक्शन जो है उसमें कमज़ोर होता जाता है, और करते करते एक वक्त ऐसा आता है कि वो पूरे तरीके से डिटेरियरेट हो जाता है। तो अब उसके लिए यानी इस प्रोसेस को या रस्टिंग को रोकने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो एंटीऑक्सीडेंट्स है। ठीक है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है। तो वो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स में, इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर, सीरियल्स के अंदर, विटामिन्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। तो वो अगर आप रेगुलरली लेते रहते हैं, मतलब सैलड की एक प्लेट जस्ट आप ले लेते हैं रोज़ाना, जिसमें कम से कम आधा किलो से 3 पाव सैलड अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी हो जाती है। एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, फाइबर भी काफ़ी, जी फाइबर भी है, वो भी हो जाता है जी कि जी
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा आपने आगाही दी। कुछ स्टैट्स जो है वो हमें ये बताते हैं कि जितना ह्यूमन ने इन पिछले 100 सालों में कंजम्पशन हुई है शुगर की, जिस तरह उसने इनटेक की है, तो उसका जो कंपैरिजन वो पिछले 2000 साल से करते हैं, तो वो बड़े इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। बात यह है कि जब तक आपको आगाही नहीं होगी ह्यूमन बॉडी के हवाले से, अपनी बॉडी अपने जिस्म के हवाले से, और उस वक्त तक आप इस हवाले से सेंसिटिव भी नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी आपका घर है, इस बायोलॉजी का जब तक आप एहतराम नहीं करेंगे, और उसका एहतराम यही है कि वो हदूद क़यूद जो हैं उनको हर सूरत में ऑनर करना है, इन चीज़ों को समझना है। और जब भी आपको कुछ चीज़ डॉक्टर मना कर रहा होता है तो उसके पीछे यकीनन एक पूरी साइंस होती है, उससे आपको खुद आगाही हासिल जो होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस हवाले से फिर आप ज़्यादा हसास होते चले जाते हैं और चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। डायबिटीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस